इम्पोर्टेंट डिसीजंस हुए हैं जैसे बाईबैक से रिलेटेड डिसीजन है, उसके पीछे के क्या थॉट प्रोसेस है इस समय में उसको इम्प्लीमेंट कर? बाईबैक ने थोड़ा जो सोल्यूशन ढूंढा गया था उसको और नुआंस्ड वे में जी। सॉल्व किया है, विच इज कमिंग बोथ इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ एज वेल एज करेक्शन। तो बाईबैक का टैक्स डिविडेंड के रूप में परिवर्तित किया गया था, क्योंकि प्रमोटर्स एक तरह से आर्बिट्राज के रूप में, टैक्स आर्बिट्राज के रूप में यूज किया जा रहा था। तो अब हम लोगों ने उसको करेक्ट इस तरह से किया है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए ये कैपिटल गेन, सभी के लिए कैपिटल गेन के रूप में आएगा पहला, विच इज कंसेप्चुअली भी वही है। तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम हो गया, और दूसरा आपको एक्विजिशन कॉस्ट का भी जो क्रेडिट है वो मिलेगा। अगर आपने 200 रुपये का शेयर बाईबैक किया और ओरिजिनल आपने 100 में खरीदा तो ओनली 100 यू विल पे। जब हमने उसको डिविडेंड के रूप में करा था, तो कैपिटल जो एक्विजिशन था वो आपको कहीं अपने किसी अलग कैपिटल अकाउंट में उसको एडजस्ट करना पड़ता था, जो एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास अवेलेबल नहीं होता था। तो एक तरह से उनके लिए ये एक सिस्टम स्मूथ हो गया है। प्रमोटर्स के लिए हम लोगों ने एडिशनल बायबैक टैक्स, क्योंकि वो इशू जो मिसयूज ऑफ टैक्स आर्बिट्राज का है वो वैसे भी रहेगा, तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए सिर्फ प्रमोटर्स के लिए एक एडिशनल बायबैक टैक्स का प्रोविजन रखा है। लेकिन वो भी ऐसे रखा है कि वो उनका मोर और लेस मार्जिनल रेट ब्रॉडली वही रहे जो आज के दिन है। तो कॉर्पोरेट्स के लिए 22%, नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए 30%। तो ये एक सोल्यूशन ढूंढा गया है। जो बाईबैक की व्यवस्था में कंपनीज का एक इशू था कि जो स्ट्रक्चरली बाईबैक करती हैं वो एक थोड़ा ज़्यादा ओनरस ये जो सिस्टम था ऑफ डिविडेंड बेस्ड, वो हमने उसका एक परिपक्व और एक कंप्लीट सोल्यूशन निकाल के लिया। सर बजट में पीएफसी आरएफसी जैसी जो एनबीएफसीज हैं उनके रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है, और रीस्ट्रक्चरिंग अगर सरकार करती है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी? वित्त मंत्री महोदया ने बजट स्पीच के माध्यम से एक इंटेंट क्लियर दर्शाया है कि हमें जो हमारी एनबीएफसीज हैं, जो हमारी पब्लिक फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बेटर लेवरेज और बेटर प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाना चाहिए। और यह एक पहला प्रयास होगा उस दिशा में, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि एक सेंट्रल फाइनेंसिंग एंटिटी हो जो लीड फाइनेंसर के रूप में काम करे पूरे पावर सेक्टर के लिए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन सब कुछ शामिल है, और उसमें स्टेट यूटिलिटीज भी शामिल हैं। अगर ये इकोनॉमी ऑफ स्केल पे और एफिशिएंटली और हायर लेवरेज पे काम करे तो लीड फाइनेंसर की तरह काम कर सकता है, और उसके माध्यम से बाकी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्राउड इन होंगे, और पावर सेक्टर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और कंसोलिडेशन भी होगा। तो क्या इसका मतलब है कि इन कंपनीज का आपस में मर्जर भी हो सकता है, या पावर सेक्टर की किसी दूसरी कंपनीज के साथ भी इनका मर्जर हो सकता है? ये फैसला इन कंपनीज के बोर्ड्स लेंगे, क्योंकि ये फैसला उनको लेना चाहिए, और संबंधित विभाग पावर मंत्रालय से उनकी कंसल्टेशन से और उनकी सहमति से इस कार्य को आगे ले जाया जाएगा। You are also planning for OFS for you are planning an OFS for LIC. What is the current status? Can you expect in this current? No comments at the moment. Who is that? You won't be able to give a timeline for that? I would refrain from, but I can tell you as part of strategy, we always keep 3 to 4 transactions alive. Depending on market conditions, depending on investor response, we take the right left foot or right or left hand forward. All right, gentlemen. Thank you very So, much. sir, All right. one question on this land asset monetization CPSEs का, उसमें जो नेशनल लैंड कॉर्पोरेशन, उसमें कई तरह काफ़ी अपॉइंटमेंट्स भी हुए थे जब डीपी सेक्रेटरी आप थे, उसमें काफ़ी काम भी हुआ था। तो ये जो असेट मोनेटाइजेशन जिसकी घोषणा आज हुई है, तो वो अलग कैसे है? क्योंकि ऑलरेडी सीपीएसईज की जो लैंड बैंक हैं उसको आइडेंटिफाई करके उस कंपनी को ट्रांसफ़र किया जा चुका है, तो ये जो आज का अनाउंसमेंट है उससे अलग कैसे है? इसमें देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि जमीन की खरीद बिक्री की जाए, लेकिन अब हम उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं, और
हमारे पास अब सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट हो गए हैं, उनका माध्यम से क्रिएट हो गए हैं। तो उसी की घोषणा वित्त मंत्री महोदया द्वारा की गई है कि हम जो रीट इंस्ट्रूमेंट हैं उसको भी सीपीएससीज के जो लैंड है, एक्सेस लैंड है, उसको मोनेटाइज करने के लिए यूज करेंगे। इसका सीधा मतलब होता है कि हम एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एक ट्रस्ट फ्रेमवर्क, एक सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसके तहत उसे डेवलप किया जा सकता है और उसके बाद जो उसके फ्यूचर रेंटल रेवेन्यूज हैं उसको सिक्योरिटाइज करके और उसको उसी के डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। अर्थात हमें बजट से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, सीपीएससी को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक कैपिटलाइज्ड मार्केट इंस्ट्रूमेंट के तहत हम उसका रीडेवलपमेंट कर पाएंगे और उसको अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव यूज पे लगा पाएंगे।